नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम 8th चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से संबंधित अंतिम टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इस वीडियो में हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को परिभाषित करेंगे। इस स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी तरंगें आती है, उन तरंगों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि तरंग के खोजकर्ता, तरंग की उत्पत्ति, गुण, उनके उपयोग। तो एक एक करके सभी तरंगों से रिलेटेड इन बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये होता क्या है, स्पेक्ट्रम हम किसे कहेंगे, स्पेक्ट्रम किसे कहा जाएगा, इसकी सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिए, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि यदि आप तरंगों को आवर्ती या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, आपके पास में कुछ तरंगे हैं और तरंगों को आवर्ती के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए, या तरंग दैर्ध्य, आवर्ती ले सकते हैं या क्या ले सकते हैं, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर, या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो उसे क्या कहा जाएगा, स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। ओके। यदि आपके पास में बहुत सारी तरंगे हैं और उन तरंगों को आवर्ती के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए या आवर्ती के घटते क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए, तो उसको हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि आपके पास में तरंग दैर्ध्य के रूप में है तो तरंग दैर्ध्य की भी बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। जब आवर्ती के बढ़ते क्रम में तरंगे व्यवस्थित होगी तो उनकी तरंग दैर्ध्य घटते हुए क्रम में व्यवस्थित अपने आप हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं दृश्य स्पेक्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब है जिसकी वजह से जो दृश्य तरंगे होती है वो 7 रंगों से मिलकर बनती है। दृश्य तरंगे कितने रंगों से मिलकर बनती है, 7 रंगों से। उनमें VIB TY OR, यह आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा कि जो दृश्य प्रकाश है उसके अंदर 7 रंग होते हैं, VIBGYOR। V का मतलब हो गया है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो बैंगनी ये हो गया है जामुनी, ब्लू मतलब नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो जो दृश्य प्रकाश होता है उसमें ये 7 रंग होते हैं और इन 7 रंगों को एक तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दे या आवर्ती के घटते क्रम में व्यवस्थित कर दे तो इसको हम कहते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है, दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमने विद्युत चुंबकीय तरंगें ली है और उन विद्युत चुंबकीय तरंगों को आवर्ती के बढ़ते क्रम में या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो उस समूह को, उस व्यवस्था को हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहा जाएगा, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। देखिए, डेफिनेशन आपके सामने है कि यदि विद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्ध्य या आवर्ती के बढ़ते या घटते क्रम में
व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, अब ये जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है इसके अंदर 7 प्रकार की तरंगें होती है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कितनी तरंगें होती है? 7 तरंगें होती है। देखिए इनका क्रम एक एक करके आप ध्यान देंगे, हम इनको बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। कैसे, इनका क्रम भी मैं आपके सामने रख देता हूं, किस तरीके से इनका क्रम ज्ञात करेंगे आप लोग। देखें, देखिए गामा तरंगे, गामा, दूसरा है अक्स तरंगे, तीसरा है पराबैंगनी तरंगे, पराबैंगनी, फिर है दृश्य तरंगे, दृश्य प्रकाश कह सकते हैं, फिर है अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे, फिर है सूक्ष्म तरंगे और अंत में है रेडियो तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो 7 होती है। उन 7 को यदि हम तरंगधैर्य या आवर्ती के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कर दें तो उस क्रम को स्पेक्ट्रम कहेंगे। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये 7 होती है, गामा, अक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो 7 प्रकार की होती है और उनका क्रम मैंने आपके सामने पुट कर दिया है। अब एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहली जो तरंग है वो हमारे पास में है गामा तरंगे। सबसे पहली तरंग कौन सी है? गामा किरणें या गामा तरंगे। देखिए खोजकर्ता हेनरी बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिवता के बारे में खोज की थी और इन्हीं के द्वारा गामा किरणें खोजी गई। इसके साथ में मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी के द्वारा भी जो गामा किरणें हैं उनके बारे में बताया गया। तो मैडम क्यूरी और हेनरी बेक्यूरेल दोनों को इसका श्रेय जाता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें जो पहली तरंग है गामा तरंग, उसकी खोज करता हेनरी बेक्यूरेल और मैडम क्यूरी को माना जाता है। फिर है इनकी तरंग धैर्य प्रास। तो देखिए विद्यार्थियों, इनकी तरंग धैर्य है वो हम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻−10 मीटर। आप यहां पर ध्यान देंगे कई बुक्स में आपको यहां पर अलग अलग आंकड़े मिलेंगे। यहां पर 10⁻12 मीटर भी मिल सकता है। ये जो अपनी एनसीईआरटी की किताब है उसमें 10⁻10 मीटर दे रखा है, जो कि एक कंट्रोवर्शियल पार्ट है। बच्चों को भी कंफ्यूजन रहता है, पढ़ाने वालों को भी दिक्कत होती, क्योंकि इसमें जो इसकी तरंग धैर्य प्रास है वो 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर दे रखी है। गामा तरंगों की प्रास कितनी दे रखी है? जो तरंग धैर्य है वो 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर दे रखी है। जबकि बात करें अक्स तरंगों की तो इनकी जो प्रास है वो ध्यान देना 10⁻12 मीटर से 10⁻−9 मीटर। यहां एक कंफ्यूजन वाली स्थिति आ जाती है कि भाई यहां से लेकर यहां तक तो प्रास गामा तरंगों की है, फिर 10⁻12 मीटर वाली रेंज कहां से आ गई? ये 10⁻12 मीटर है वो तो अक्स तरंगों के अंदर होता है। तो एक कंफ्यूजन वाली और कंट्रोवर्शियल पार्ट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें। मेरे हिसाब से मैंने यहां पर एनसीईआरटी के हिसाब से लिख तो दिया है, बट आप ये ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, कंफ्यूजन की स्थिति दूर हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो तरंगे हैं उत्पन्न कैसे होती? तो रेडियो सक्रिय, रेडियो
सक्रिय नाभिकों के क्षय होने से, देखिए रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, स्वतः ही कुछ तरंगों का उत्सर्जन करते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या करते हैं, स्वतः ही कुछ किरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो उनमें देखिए कौन कौन सी किरणें होती है, उनके द्वारा अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स का उत्सर्जन होता है। इनका क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ये उनके नाभिक से बाहर निकलते हैं। रेडियो एक्टिव नाभिक होते हैं, उनसे कुछ कण बाहर निकलेंगे, जिसमें अल्फा कण जो कि हीलियम का नाभिक होता है, बीटा जो कि पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन होता है, गामा एक उदासीन कण होता है, ये एक ऊर्जा का पार्टिकल फोटोन है, वही हम यहां पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थी, ये एक रेडियो सक्रिय नाभिकों के क्षय की वजह से उत्पन्न होती है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय होने से गामा तरंगें बाहर निकलती है, इनकी उत्पत्ति होने का कारण अपने पास में है। फिर बात करते हैं इनकी गुणों की, तो इनकी भेदन क्षमता उच्च होती है, उच्च भेदन क्षमता होती है, भेदने की जो क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। निम्न आयनीकरण क्षमता, क्योंकि ये उदासीन होती है, गामा तरंगे क्या होती है, उदासीन, ये धनावेशित होती है, धनावेशित ऋणावेशित, ये उदासीन होती है। तो ये उदासीन होने की वजह से, ये लिखा हुआ है बीच में अनावेशित, अनावेशित का मतलब है इनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, तो ये अनावेशित होती है। आवेश न होने की वजह से इनके द्वारा आयनीकरण भी बहुत कम किया जाता है। ओके, अब देखिए इसका उपयोग कहां होता है, तो इन तरंगों का उपयोग भी आपको ध्यान में रखना होगा। यदि आप राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। इनमें से एक क्वेश्चन आराम से बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहां पर है नाभिकीय संरचना के अध्ययन में, देखिए नाभिकीय संरचना के अध्ययन में गामा तरंगों का उपयोग होता है। ये नाभिक से ही बाहर निकलती है। अक्ष तरंगे, इसके जस्ट बाद में हम अक्ष तरंगे पढ़ेंगे। तो क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने के लिए अक्ष तरंगों का प्रयोग होता है। तो नाभिकीय संरचना के अध्ययन के लिए हम गामा तरंगों का उपयोग करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इनका उपयोग होता है और स्पेशली कैंसर के इलाज में इनका उपयोग होता है विद्यार्थियों। तो कैंसर के इलाज में इसका उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो तरंग है वो हमारे पास में है अक्स किरणें। दूसरी तरंग कौन सी है, अक्स किरणें। और देखिए अक्स किरणों की खोज का जो श्रेय है वो रोंटेजन को जाता है। खोज का श्रेय किसे जाएगा, रोंटेजन को जाएगा। इनकी जो तरंग धैर्य प्रास है वो 10 की घात -12 मीटर से 10 की घात -9 मीटर तक होती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कंट्रोवर्शियल पार्ट है। 10 की घात -10 मीटर तक गामा तरंगों में भी दे रखी है और इसमें भी वो आती है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, तो भारी लक्ष्यों पर उच्च ऊर्जा के जब इलेक्ट्रॉन टक्कर करते हैं तो अक्स किरणें बाहर निकलती है। भारी लक्ष्य पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन उनसे टक्कर करते तो वहां पर अक्स किरणों की उत्पत्ति होगी। अब देखिए इनकी भेदन क्षमता निम्न होती है। अभी जो हमने गामा तरंगे पढ़ी उनकी भेदन क्षमता उच्च होती है, जबकि अक्स किरणों की भेदन क्षमता क्या होती है, निम्न होती है। उपयोग देखें, उपयोग में भी है चिकित्सा के क्षेत्र में। जो हमने गामा तरंग पढ़ी वो भी चिकित्सा के क्षेत्र में काम में आती है और वो भी कैंसर के इलाज में आती है। ये कैंसर वाले ऊतकों को नष्ट करने में अक्स किरणों का उपयोग होता है। मैं आपको बता दूं कि ज्यादा अक्स किरणों के संपर्क में रहने से कैंसर हो भी सकता है और इनसे कैंसर वाले जो ऊतक होते हैं उनको नष्ट भी किया जा सकता है। दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने में अभी हमने गामा तरंग में पढ़ा, गामा तरंग का उपयोग तो होता है नाभिकीय संरचनाओं के अध्ययन में और अक्स तरंगों का उपयोग होता है क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में। ये जो पुरानी जो आरबीएससी या जो पुरानी जो बुक्स चला करती थी उसमें क्रिस्टल ये अध्ययन करने के लिए अक्स किरणों का उपयोग करते थे। एक टॉपिक अलग से चला करता था, आजकल ये सिलेबस में नहीं रहा है।
विद्यार्थियों पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। पराबैंगनी किरणों के बारे में आपने सुना होगा कि ये सूर्य से प्राप्त होती है और ये जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो बहुत ही घातक किरणें होती है और इनको रोकने का काम ओजोन परत के द्वारा किया जाता है। ओजोन परत में छेद होने की वजह से जो पराबैंगनी तरंगे हैं वो पृथ्वी तक आसानी से पहुंच पा रही है, जिससे पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जीव जंतुओं पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। एक बुरा इफेक्ट यहां पर देखने को मिलता है। तो देखिए पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता का श्रेय जाता है रिटर को। इनकी तरंगदैर्घ्य प्रास 10 की घात -9 मीटर से 3800 एंगस्ट्रॉम। ये कितना है? 3800 एंगस्ट्रॉम, 3.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर तक। ये कहां से उत्पन्न होती है? तो सूर्य से उत्पन्न होती है। विद्युत विसर्जन, जब विद्युत का विसर्जन होता है, किसी चालक की सतह से आवेश बाहर निकलता है तो वहां पर पराबैंगनी तरंगें उत्पन्न होती है। स्पार्किंग के जरिए भी पराबैंगनी तरंगों का उत्पादन होता है। देखिए इसका गुण है हमारे पास में कि ये प्रकाश विद्युत प्रभाव में इसका उपयोग होता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब है जब किसी धातु के पृष्ठ पर कोई फोटोन आपतित होता है या प्रकाश आपतित होता है तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं और ये पराबैंगनी किरणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इनका उपयोग कहां होता है? तो जल शोधन में, जीवाणुओं को मारने में, तो जल को शुद्ध करने के लिए पराबैंगनी तरंगों का उपयोग होता है। इसके अलावा देखिए नेत्र शल्यता में, नेत्र शल्यता का मतलब हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, आंखों के ऑपरेशन में। और एक प्रणाली है लेसिक प्रणाली, तो लेसिक प्रणाली के अंदर पराबैंगनी किरणों का उपयोग होता है। आंखों के ऑपरेशन के लिए पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। एक अदृश्य लिखाई या नकली दस्तावेज का पता लगाने में। अदृश्य तो लिख दिया जाए तो दिखाई भी ना दे तो वह है अदृश्य लिखाई। और यदि नकली दस्तावेज है उसका पता लगाने के लिए भी पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली जो तरंग है वह है दृश्य तरंग, जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। आप चारों तरफ का जो वातावरण है वो दृश्य तरंगों की वजह से ही देख पा रहे हैं। ओके, तो दृश्य तरंगों का जो उपयोग है वो हमारे सामने है, जिसकी वजह से हम अब पूरा संसार देख पा रहे हैं। खोजकर्ता इसकी खोज का वैसे है इसके बारे में बताने वाले। ये सारी की सारी तरंगें पहले से ही मौजूद थी। इनके बारे में सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक हमारे को, बाकी के लोगों को बताया, उनमें दृश्य तरंगों के बारे में बताने वाले हैं सर आइजैक न्यूटन। इनकी तरंगदैर्घ्य प्रास है वो 3.8 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। उत्पन्न किससे होगी? ताप दीप्त वस्तुओं से, कि जब आप किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो वहां दृश्य प्रकाश उत्पन्न होगा। इनके द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली घटनाएं परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। देखिए इन घटनाओं के बारे में हम अगला जो हमारा चैप्टर आने वाला है किरण प्रकाश की, उसके बाद में हम तरंग प्रकाश की, उनके अंदर इन सभी घटनाओं के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना है वो हम 11वें चैप्टर में द्रव्य एवं जो प्रकाश उसकी द्वैत प्रकृति का अध्ययन करेंगे। तो उसमें हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का भी अध्ययन करने वाले हैं। इसका उपयोग देखें वस्तुओं को देखने में, अणुओं की संरचना का अध्ययन करने में,
तो देखिए पहली तरंग हमने गामा तरंग पढ़ी, और गामा तरंग का जो अध्ययन उपयोग है वो हमने एक उपयोग देखा कि नाभिकीय संरचना के अध्ययन में, अक्स तरंगों का उपयोग देखा क्रिस्टलीय संरचना का अध्ययन करने में, और यहां पर अणुओं की संरचना, तो दृश्य प्रकाश है वो अणुओं की संरचना का अध्ययन करने में उपयोग आती है। आगे बढ़ते हैं। अवरक्त तरंगे, इनफ्रारेड वेव्स, इसका जो खोज का श्रेय है वो हर्सेल को जाता है। इसकी तरंग दैर्घ्य प्रास 10⁻⁷ मीटर से 5×10⁻³ मीटर, और पदार्थों को जब उच्च ताप तक गर्म करेंगे तो वहां से अवरक्त तरंगे उत्पन्न होगी। इनसे क्या होगी? अवरक्त तरंगे उत्पन्न होगी। अब इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला जो गुण है कि उष्मीय प्रभाव सर्वाधिक होता है। उष्मीय प्रभाव क्या होता है? सर्वाधिक होता है। अब देखिए इनके उपयोग की बात करें तो यहां पर अवरक्त फोटोग्राफी में मतलब है कि धुंध की स्थिति में भी इसकी सहायता से फोटोग्राफी की जा सकती है। आणविक, देखिए अणुओं की संरचना या आणविक संरचना के अध्ययन में, तो आणविक संरचना के अध्ययन में भी अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है। अणुओं की संरचना या आणविक संरचना एक ही बात है। अणुओं की संरचना के लिए हमने दृश्य प्रकाश में भी इसका उपयोग देखा है, तो दोनों जगह आपको ध्यान में रखना है। रोगी की सिकाई में, ये देखो ये जो तरंग होती है इसमें उष्मा होती है, ये गर्म होती है, तो रोगी की सिकाई के लिए मतलब जो दर्द वाला पार्ट होता है जहां पर गर्म चीज रखी जाती है, उष्मा उसको दी जाती है, तो अवरक्त तरंगें देकर भी रोगी की सिकाई की जा सकती है। सोलर कुकर में, तो सोलर कुकर में अवरक्त तरंगों का उपयोग करके खाना पकाया जाता है। रिमोट कंट्रोल में आपने विभिन्न उपकरण देखे होंगे, जैसे टीवी है और भी जितने भी उपकरण हैं, जैसे एसी भी आ जाता है, और भी बहुत सारे उपकरण हैं जिनको चलाने के लिए हम रिमोट का प्रयोग करते हैं, उनमें अवरक्त किरणें मौजूद होती है, अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। माइक्रो तरंगों का मतलब क्या है? सूक्ष्म तरंगे, और सूक्ष्म तरंगे हैं इनके खोज करता रहे हैं हर्ट्ज के द्वारा खोजा गया। इनकी जो प्रास 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर तक होती है। इनकी उत्पत्ति के लिए विशेष प्रकार के उपकरण है। इन उपकरणों को आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। स्पुरलिंग के द्वारा, विद्युत विसर्जन के द्वारा, मैग्नेट्रॉन ये उपकरण है भाई। मैग्नेट्रॉन एक उपकरण का नाम है, क्लिस्ट्रॉन एक उपकरण का नाम है। तो मैग्नेट्रॉन और क्लिस्ट्रॉन के द्वारा सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है। सूक्ष्म तरंगें इनसे बाहर निकलती। एक और महत्वपूर्ण उपयोग सूक्ष्म तरंगों का राडार प्रणाली में, जो वायुयान है इनके संचालन के अंदर राडार का उपयोग किया जाता है। फाइटर प्लेन है और भी जो मिसाइल वगैरह है, तो उनको ट्रैक करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए राडार का उपयोग होता है। तो राडार प्रणाली या दूर संचार प्रणाली में भी सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होता है। माइक्रोवेव ओवन में, देखिए माइक्रोवेव ओवन नाम ही आपको बता रहा है कि इसमें सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होगा। किनका उपयोग होगा? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग होगा। गतिमान वाहन की गति ज्ञात करने में या गेंद की गति ज्ञात करने में, आपने क्रिकेट में देखा होगा कि जब बॉलर बॉल फेंकता है तो उसकी गति वहां पर जस्ट नीचे स्क्रीन पर पट्टी पर आ जाती है। तो किसका उपयोग होता है? गति किससे ज्ञात करेंगे? सूक्ष्म तरंगों की सहायता लेते हुए गेंद या वाहन की गति ज्ञात की जाती है। अब हमारे पास में अंतिम तरंग है रेडियो तरंग। तो देखिए इसकी खोज का श्रेय मार्कोनी को जाता है और इनकी प्रास 10⁻⁴ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर से 10⁻+4 मीटर तक होती है। विद्युत दोलित्र द्वारा, देखिए एक परिपथ है जिसमें L और C मतलब प्रेरण कुंडली और संधारित्र लगे होते हैं, आवेश दोलन गति करते हैं, तो वहां से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती है
और इनका उपयोग है वो रेडियो एवं टीवी प्रसारण में, सेलुलर फोनों में इनका उपयोग होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम पर आधारित था, जिसमें हमने एक एक करके सभी तरंगों के बारे में पढ़ा, उनकी उत्पत्ति कैसे होती, खोजकर्ता कौन रहे, तरंगधैर्घ्य परास क्या है, गुणों के बारे में देखा, उपयोग देखा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमने एक एक करके सभी तरंगों से रिलेटेड देखी है। आपको इनको ध्यान में रखना है, याद करके रखना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।